हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले रेड बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए मैं ढेर सारी वीडियोस लाता रहूँगा, तो सो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उनको आने वाले सभी वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके। तो हमने जैसा आपको बोला था कि मैं एक ऐसी वीडियो की सीरीज़ लाने वाला हूँ जिससे इंटरव्यू में रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको बन सकें और आप उसमें सफल हो सकें। तो चलिए आज उसका दूसरा पार्ट हम लाने वाले हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ ब्लीडिंग, सेग्रेशन एंड हनी कॉम्ब ऑफ कंक्रीट। ये हमारे कंक्रीट में होने वाली तीन सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो हमारे कंक्रीट में होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लीडिंग कब आता है, सेग्रेशन कब होता है और हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कब बनता है। बात करें कि ब्लीडिंग की हम, तो ब्लीडिंग हमारा जब हम कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो की मात्रा को बढ़ाते हैं तो हमारा ब्लीडिंग होता है। यानी वाटर सीमेंट रेशियो, यानी कि सीमेंट में जब हमारा कंक्रीट में वाटर कंटेंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना होना चाहिए, 0.4 टू 0.6 के बीच हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। यदि इससे हमारा वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होता है तो कंक्रीट में पानी की मात्रा यानी वाटर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमारा क्या करता है, कंक्रीट से ब्लीडिंग होने लगती है। यानी जब हम कंक्रीट को क्या करते हैं, स्क्रीड करते हैं, फैलाते हैं, तो ऊपर जो होता है वो पानी की मात्रा ऊपर आ जाती है। यानी कि सीमेंट की मात्रा, सीमेंट जो होता है नीचे बैठ जाता है और पानी हमारा ऊपर आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम ब्लीडिंग। और दूसरा नंबर क्या है, सेग्रेशन। आईएस कोड ये कहता है कि हमारा आईएस कोड कहता है कि 1.5 मीटर के ऊपर, 1.5 मीटर के ऊपर से कंक्रीट को यदि हम गिराएंगे तो वो सेग्रेट होने जाएंगे। यानी कि कंक्रीट में जो कोर्स एग्रीगेट होगा, फाइन एग्रीगेट होगा, जो हमारा कोर्स एग्रीगेट होगा और फाइन एग्रीगेट होगा, वो क्या करेंगे, आपस में अलग हो जाएंगे, तो उनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी। अब तीसरा नंबर आता है हनी कॉम्ब। क्या होते हैं हनी कॉम्ब? ये होता है जब हम अच्छे से वाइब्रेटर ना यूज करते हैं तब हमारा कंक्रीट में क्या होता है, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर बनता है। मैंने पिछले वीडियो का बताया है कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर कैसे बनता है और वो क्या उससे समस्याएं होती हैं, कैसे वो फेल कर जाता है। तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम एंड बीम्स। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम एंड बीम्स। तो इन कॉलम्स 6% एंड मिनिमम 1%। यानी कि जो हम कॉलम में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील देते हैं वो हम 6% देते हैं और मिनिमम कितना देते हैं, 1%। एंड बीम में 2% मैक्सिमम और मिनिमम 1%। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि डिफरेंट बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिफरेंट होता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। तो देखिए, एक होती है हमारी लॉन्गर स्पैन, एक होती है हमारी लॉन्गर स्पैन। ये हमारी क्या है, लॉन्गर स्पैन हम इसको बोलते हैं, लॉन्गर स्पैन। इसको हम बोलते हैं शॉर्टर स्पैन। अब देखिए, यदि लॉन्गर स्पैन डिवाइड बाई शॉर्टर स्पैन इज ग्रेटर और इक्वल टू है, यानी कि लॉन्गर स्पैन, हमारी ये जो लॉन्गर स्पैन है और ये हमारी जो शॉर्टर स्पैन है, लॉन्गर स्पैन अपान में शॉर्टर स्पैन इज डिवाइडेड इज ग्रेटर और इक्वल टू, तो वो क्या होगी, वन वे स्लैब होगी, वन वे स्लैब होगी। यदि हमारा लॉन्गर स्पैन अपान में शॉर्टर स्पैन इज ग्रेटर और इक्वल टू है तो क्या होगी, वो वन वे स्लैब होगी। यदि लॉन्गर स्पैन अपान में शॉर्टर स्पैन इज लेस देन 2 होगा तो वो हमारी क्या होगी, वो हमारी टू वे स्लैब होगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सी हमारी वन वे स्लैब है और कौन सी हमारी टू वे स्लैब है। एक वीडियो मैं आपको इस पे बनाऊंगा कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होती है और हम वन वे स्लैब को देखकर कैसे पहचानेंगे कि वह वन वे स्लैब है कि ये टू वे स्लैब है। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज कैम्बर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ कैम्बर, कैम्बर क्या होता है और कहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो कैम्बर हम जब भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जब भी हम रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो वहाँ पर कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। तो कैम्बर देखिए ये हमारी रोड होती है, ठीक है, ये हमारी रोड की विड्थ है। तो रोड की विड्थ होती है जब हमारा रेन यानी कि जब हमारा रेनिंग सीजन आता है तो हमारा क्या होती है, बारिश होती है। आपको मालूम होगा कि बारिश जो होती है वो रोड का सबसे खतरनाक एंगल होता है, यानी कि जो रेन होती है वो हमारी रोड को ख़राब कर देती है, एक हमारा हार्मफुल जिसको बोल सकते हैं। हमारे रोड पर पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम रोड पर क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो रोड का जो दोनों किनारा होता है, दोनों किनारे से बीच में हम कुछ उठा देते हैं, यानी कि बीच वाले पार्ट को हम कुछ उठा देते हैं और इस तरह से स्लोप दे देते हैं। तो बीच वाला जो उठा पार्ट होता है, ये उठा पार्ट होता है, हम इसको बोलते हैं क्या, कैम्बर। और ये कितना प्रोवाइड किया जाता है, 1/40। ये WBM यानी कि वाटर मैकेडम रोड में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं 1:14 का स्लोप जो होता है हम देते हैं। स्लोप कितना के देते हैं, 1:14 का हम स्लोप देते हैं। अब आता है डिफरेंट बिटवीन माइल्ड स्टील एंड HYSD बार। ये सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइल्ड स्टील और HYSD बार में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में बताइए, उसको देखकर कैसे पहचानते हैं। तो आपको मालूम होगा कि माइल्ड स्टील जो होता है वो Fe 215 को हम बोलते हैं माइल्ड स्टील, और Fe 415 एंड Fe 500 को हम बोलते हैं HYSD बार। ठीक है, HYSD बार हम किसको बोलते हैं, Fe 415 और Fe 500, और Fe 215 को हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। लेकिन हम जब साइट पर काम करने लगते हैं तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी हमारा Fe 215 है और कौन हमारा Fe 415, Fe 500 है। तो Fe जो 215 होती है उसको बोलते हैं प्लेन बार, उसको बोलते हैं प्लेन बार, यानी कि जो बार होती है हमारी इस तरह से कुछ बार होती है, तो इसमें कोई भी, ये हमारी एकदम फ्लैट होती है, यानी इसमें कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन जो Fe 415 और Fe 500 होते हैं उनमें रिब्स और लक्स बने होते हैं। कुछ इस तरह से हमारी बार होती है, इस तरह से, और ये इस तरह से करके ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिब्स और लक्स कहलाते हैं। ट्रांसफर रिब्स इनको बोलते हैं, रिब्स, और इनको बोलते हैं लक्स। दो जिनमें रिब्स और लक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं HYSD बार, और जो प्लेन बार्स होती हैं उनको उनमें रिब्स और लक्स हमारे नहीं होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वाई बी प्रोवाइडेड स्टील इन कंक्रीट, यानी कि हम किसी और चीज़ को, यानी कि एल्यूमिनियम हो गया, हमारा कॉपर हो गया, और किसी को प्रोवाइड क्यों नहीं करते हम कंक्रीट किस करते समय, हम स्टील को ही क्यों प्रेफर करते हैं। तो सबसे इसका सटीक आंसर होता है कि स्टील और कंक्रीट का दोनों का थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो सेम होता है, 1.2 × 10⁻⁻⁵। ये दोनों का थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वो दोनों का सेम होता है, यानी कि कंक्रीट और स्टील दोनों का थर्मल एक्सपेंशन सेम होता है, इसीलिए हम कंक्रीट के साथ स्टील का यूज करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीटिंग करते समय कंक्रीट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम की जब हम बात करते हैं तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा होता है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो हमारा 600 मिनट होता है। इसके अंदर ही हमारा कंक्रीट जो होना चाहिए वो प्लेसिंग पर पहुंच जाना चाहिए और कॉम्पैक्टिंग हो जाना चाहिए, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो घटने लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है और कितना होता है। यदि हमारा कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू जो होगी यदि बढ़ जाएगी, यदि वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारा कंक्रीट का जो होगा स्ट्रेंथ वो घट जाएगा। तो इसीलिए वाटर सीमेंट रेशियो 1 होना चाहिए। हमारा वाटर IS कोड जो कहता है वो 0.4 to 0.6 हमारा वाटर सीमेंट रेशियो इतना होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ बार बेंडिंग शेड्यूल। आपको बता दें कि बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है। बार बेंडिंग शेड्यूल ये होता है कि जब भी हम साइट पर काम करवाने लगते हैं तो जो हमारी बार्स होती हैं उनको ज़्यादा ना कट कर दिया जाए, हम उनको हमारा कट करके जो पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम बार को कितना कट करना चाहिए उसीलिए हम क्या बनाते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा उसके लिए अलग से कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि जैसे हमें किसी कॉलम का बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है, ये हमारा स्टीरप्स है, ठीक है, स्टीरप्स इस तरह से है,
ठीक है। तो स्टिरअप्स जो होती है वो जहाँ पर भी बेंड करती है, हमारा 90 डिग्री बेंड होता है, 90 डिग्री बेंड होगा तो हमारा कितना होगा 2D हम उसमें क्या कर देंगे माइनस कर देते हैं। तो इसी तरह से जो भी चीज़ें हमारी होती हैं कि यदि हमारा 45 डिग्री होगा तो 1D हम माइनस करते हैं, 90 डिग्री बेंड होगा तो 2D, 135 डिग्री होगा तो 3D और 180 डिग्री होगा तो 4D हम रिडक्शन करते हैं। तो हमारी जितनी भी ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस चारों डिस्टेंस को जोड़ करके हम इतना रिडक्शन कर देते हैं। और ये जो हमारा एंगल होता है 135 डिग्री, वहाँ पर भी हम रिडक्शन करके ऐड करके हम ये लेंथ पूरी निकाल लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। हमारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए जिसके हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ आसानी से आ जाए। तो हमारा मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो होता है वो 3 to 7 डेज होता है। इसमें 3 डेज में हमारा 50% स्ट्रेंथ आ जाती है और 7 डेज में 2/3 स्ट्रेंथ आ जाती है, जैसे हमारा वो लोड बियर करने के लिए आसानी से चल सके। तो यदि वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलते हैं, मिल लेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। Thank you so much.